2 मिनट रुक जाते हैं, और अगर मान लीजिए 2 4 लोग होंगे तो लोग जुड़ जाएंगे। नेटवर्क। एक चीज बताइए मेरे को, आप लोग पीवाई क्यों कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। तो इससे आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं? हो रहे सर, जितना भी कुछ कुछ क्वेश्चन है आते हैं बस। वो समझ में आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? मतलब जो पढ़ा रहा हूँ उतना तक का बोल रहा हूँ, आगे तो क्वेश्चन को तो छोड़िए, बाकी जो पीछे जितना मैं पढ़ा लिया आप लोगों को। भारत का भौतिक विभाजन हो गया, भारत के द्वीप हो गए, भारत का स्थिति हो गया, है ना, ये सब चीजों से तो क्वेश्चन आ रहा होगा, तो बन रहा होगा मेरे ख्याल से। और जो नहीं बन रहा होगा उसके लिए कम से कम दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसको इस टाइप से पढ़ेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा तो होता होगा। जी सर। देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूँ ना, देखिए पूरा संपूर्ण सिलेबस 100% है। अगर एक टीचर चाहे कितना भी पढ़ाने का प्रयास करे तो वो 85% से ज्यादा नहीं पढ़ा सकता। अगर वो 100% सिलेबस हो गया भी बोलेगा ना, तो भी आप लोगों को जो 15% रहेगा उसको खुद से करना पड़ेगा। जैसे मैं उसी यूनिट में कुछ चीज छूट जाएगा मेरे से, मान लीजिए अब मैं द्वीप समूह पढ़ाया, तो द्वीप समूह में कुछ पढ़ाया, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो मतलब मैं नहीं पढ़ाया हूँगा, लेकिन उसको खुद से करना है आप लोगों को। वो कहाँ से पता चलेगा आप लोगों को? पीवाईक्यू करने से, एमसीक्यूज करने से, ये सब चीजों से वो चीज क्लियर होगा आप लोगों का, ठीक है। हाँ बस ये है कि क्लास लेने का मकसद ये होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उतना में, कि मतलब हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे दिमाग लगाना है। अब जैसे आप लोगों को ये चीज पता चल गया कि ये ग्लोब है, तो यहाँ पे 0 डिग्री है, तो भारत का पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 डिग्री है, यहाँ पे 10 डिग्री है, यहाँ पे 8 डिग्री है, यहाँ पे 7 डिग्री, इस टाइप का। मतलब ऐसे ऊपर जाते जाएंगे तो इसका क्या है, अक्षांश का मान बढ़ते जाएगा, है ना। तो आप लोगों को मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दिया, मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाला कौन सा डिग्री चैनल है, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला कौन सा चैनल है। तो देखिए अंडमान निकोबार में आप लोग इमेजिन करेंगे नीचे साइड थोड़ा सा, तो ये 10 बोलेंगे। अब मालदीव मिनिकॉय को 9 बोलेंगे, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 8 डिग्री बोलेंगे। तो इस टाइप का आप लोगों के दिमाग में वो सब चीज क्लिक करते जाएगा अपने आप, ठीक है। तो एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एमसीक्यूज आप लोग नहीं कर रहे हैं और पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा तकलीफ हो सकता है बाद में। चलिए, तो ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला जो हम लोग मिनरल पढ़ रहे थे वो था माइका, ठीक है। माइका एक ऐसा खनिज है जिसमें क्या होता है, वो जो विद्युत को सुचालक होता है और उष्मा का, सॉरी, विद्युत का कुचालक होता है और उष्मा का सुचालक होता है। मीन्स कुचालक और सुचालक का मतलब समझते हैं आप लोग? सभी लोग समझते हैं ना, कुचालक मतलब जो अपने से उसको आगे जाने नहीं देता, और सुचालक मतलब जो अपने से होकर जाने देता है, ठीक है। तो ये इसका उपयोग मुख्य रूप से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, जो आप लोग आयरन यूज करते हैं वो उसमें भी माइका का ही यूज किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऊपर साइड में जो हीट होता है वो नीचे आपके प्लेट पे जाने दे देता है हीट को, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को वो पास होने नहीं देता, ठीक है। तो उसके ऊपर में जो लोहे का रॉड लगा रहता है ना, वो वही काम करता है, ठीक है। मतलब जिसमें उसमें अभ्रक का एक लेयर लगा रहता है माइका का, वो आप लोगों को प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी से आप लोगों को, ठीक है। तो आप उससे क्या होता है, हीट से हम लोग आयरन कर लेते हैं लेकिन उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, ठीक है। तो अभ्रक उत्पादक में सबसे टॉप में कौन है? भारत है इसमें, ठीक है। अभ्रक में टॉप में है भारत, ठीक है। और अगर स्टेट बोलें तो स्टेट में कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखिएगा। और इसका जो प्रमुख खान है वो है आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला में। नेल्लोर जिला में एक खान है आंध्र प्रदेश का। और उसके बाद है झारखंड में कोडरमा, ठीक है। ये 2 जगह में निकलेगा, ठीक है। और बिहार में भी एक गया नामक स्थान में ये प्राप्त होता है। तो इस तीनों जगह को याद रखिएगा। ये सब अब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट थे वो हो चुके हैं। इसमें खाली ये पूछ सकता है कि अभ्रक का टॉप उत्पादक देश कौन सा है और टॉप में उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। अगला लिखिए यूरेनियम। सर ये कॉस्मेटिक में भी यूज होता है। हाँ, और अभ्रक कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है और बहुत सारी चीजों में होता होगा, लेकिन मुख्य रूप से आप लोगों को इसी में पूछेगा, ठीक है। आज जो वो जो चेहरे में लगाते हैं चमकता है, वही सब अभ्रक होता है ना। जी। चलिए यूरेनियम में लिखिए
इसको क्या बोलते हैं, ये भविष्य का धातु बोला जाता है इसको, है ना, भविष्य का धातु। ठीक है। सर इसका है ना। बताइए। इसको भविष्य का धातु बोला जाता है, इसे ही क्या बोला जाता है आपका, आशा का धातु बोला जाता है, आशा का धातु। माने भविष्य में इससे बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को, ठीक है, कि मतलब इससे बहुत कुछ कुछ हो सकता है। ठीक। और इसका जो मुख्य अयस्क है वो है पीच ब्लेंड, पीच ब्लेंड। इस पीच ब्लेंड से ही क्या निकलता है आप लोगों का, यूरेनियम प्राप्त होता है। ठीक है। इसका टॉप का देश कौन सा है, कजाकिस्तान। लिख लीजिए, प्रमुख उत्पादक देश में है कजाकिस्तान। और भारत में टॉप में आंध्र प्रदेश। ठीक है। वो भी आंध्र प्रदेश का कहाँ पे, तुमलापल्ली। और एक जगह है झारखंड में, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा। तो झारखंड के जादूगोड़ा में भी आप लोगों को पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से यूरेनियम को क्या करते हैं, इंपोर्ट ही करते हैं। ठीक है ना, इसको मुख्य रूप से इंपोर्ट ही करते हैं कजाकिस्तान से। ठीक। अगला लिखिए, थोरियम। ये सब रेडियो सक्रिय धातु है ना, इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। तो थोरियम का टॉप उत्पादक देश में लिख लो भारत। और ये केरल के नदियों में पाया जाता है, ये केरल के नदियों में। ठीक है। मोनाजाइट रेत होता है ना, उसी में मिलता है ये मोनाजाइट, मोनाजाइट रेत के कणों में। ठीक है। केरल में ये मोनाजाइट रेत, याद रखना। तो थोरियम का अगर आप लोगों को पूछे अयस्क तो मोनाजाइट बोल दीजिएगा। अगला लिखिए, पाइराइट, पाइराइट। ठीक है। पाइराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है, मूर्खों का सोना। ठीक है। ये सोने की तरह दिखता है। और इसको मतलब ना, सोने के साथ में मतलब कई लोग इसके साथ फ्रॉडिंग करते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको मूर्खों का सोना बोला जाता है, जो सोने की परख नहीं होता उसको कई लोग इसको पकड़ा देते हैं, है ना, तो इसीलिए इसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। इसके भी टॉप उत्पादक में है चीन। और स्टेट में अगर बोलें भारत में तो बिहार। ठीक। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जिप्सम लिख लीजिए, जिप्सम भी इम्पोर्टेंट है। तो जिप्सम का उत्पादक देश कौन होगा, यूएसए। ठीक है। और अगर स्टेट बोलें, राज्य में यूएसए, स्टेट बोलें तो राजस्थान। ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है। CaSO4 टू एस टू। 2H2O। और अगर इसमें हम लोग माइनस कर दें हाफ, 1.5H2O, तो ये क्या हो जाता है, प्लास्टर प्लास्टर ऑफ ऑफ पेरिस पेरिस। बन जाता है ना, जो सबसे ज्यादा हार्ड होता है, हड्डियों को जोड़ने के लिए काम आता है। चलिए, तो इतना में आप लोगों का ये सब चीज क्लियर है, और इससे ज्यादा खनिज नहीं पूछेगा आप लोगों को। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट खनिज था वो तो कर ही लिए। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर बोलें खनिजों में तो देखिए, कोयला इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है। लोहा इम्पोर्टेंट है। लोहा का जो जितना भी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट पढ़े वो सब इम्पोर्टेंट है। अभ्रक कहाँ उत्पाद, बाकी सब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ उसका उत्पादन सबसे ज्यादा है, और भारत में कौन सा राज्य उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ठीक है। और क्या क्या पढ़े, धात्विक अधात्विक पकड़ पढ़े, इसमें से कौन सा रेडियो सक्रिय तत्व है ऐसा पूछ लेगा आप लोगों को। जीवाश्म खनिज के बारे में पूछ लेगा। ठीक है। तो ये सब चीज यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला, चलिए जीवाश्म को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जीवाश्म फ्यूल को थोड़ा सा देख लेते हैं। जीवाश्म में कोयला हो गया था क्या,
कोयला नहीं कराया करवाए। हूँ? नहीं कराया हूँ, हाँ तो लिखिए चलिए, जीवाश्म ईंधन। ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, कब बना होगा, ये मैं बताया था क्रिटेशियस युग में, है ना। क्या हुआ था, ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। उससे पहले क्या हुआ, जुरैसिक युग आया था। तो जुरैसिक युग में क्या हुआ था, क्या हुआ था जुरैसिक युग में, डायनासोर्स। डायनासोर डायनासोर के डायनासोर आए टाइम थे, में। है ना। हाँ जुरासिक युग में। और इसी समय क्या हुआ था, जुरासिक युग से लेके क्रिटेशियस युग के बीच में क्या हुआ था, बहुत सारे बाढ़ आए थे, ठीक है ना। और धरती पे भूकंप आया था बहुत सारा। तो जिससे क्या हुआ, इससे बहुत सारे जीव जंतु जो है वो इसके अंदर में दब गए, है ना, हलचल हुआ उसके कारण से। और इसी के दबने के कारण ही क्या हुआ था, आप लोगों का ये जीवाश्म धीरे धीरे करके कोयला में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और कोयला में कन्वर्ट हुआ तो फिर वो अभी हम लोग उसको क्या ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। उसी का उपयोग उपयोग कैसा कर रहे हैं, ऊर्जा के स्रोत के रूप में कर रहे हैं ना। तो जो आपका कार्बोनिफेरस युग था, वहां से लेके उसके बाद कौन सा है, जुरैसिक युग आया, उसके बाद कौन सा आया, क्रिटेशियस युग आया। तो हम लोग इसकी शुरुआत तो कोयला का निर्माण कार्बोनिफेरस युग से मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये दबा और तुरंत तो परिवर्तन नहीं हो जाएगा, क्योंकि कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ था, दबना स्टार्ट हुआ था सारे जीवाश्म, है ना। तो ये बनते 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 इसके गुणों में परिवर्तन होते होते ये आप लोगों के इसका समय काल लिख लीजिएगा, पूरा कार्बोनिफेरस युग से लेके जुरैसिक और क्रिटेशियस युग तक ये पूरा कोयला का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसको पूरा याद रखिएगा, चलिए लिखिए तो कोयला करके पहला। तो सबसे पुराना युग कौन सा था, कौन सा सबसे पुराना सा कौन सा था, सबसे प्राचीन शक कौन सा था, जिसमें आर्कियन चट्टान बना था, वो था ना। तो आर्कियन था, है ना। प्रीकेम्बियम। हाँ, नहीं आर्कियन था, उसके बाद प्री कैम्ब्रियन था। प्री कैम्ब्रियन में क्या बना था, अरावली पर्वत बना था। कैम्ब्रियन में क्या हुआ था, विंध्याचल पर्वत बना था, है ना। मछली कब बने थे, तो सिल्यूरियन और डिवोनियन में बने थे। उसके बाद जीव जंतुओं का उचित विकास हो चुका था पिछले समय में, है ना, मछली वछली पेड़ पौधे आ गए थे। तो कार्बोनिफेरस में जब भूकंप आया, हलचल हुआ, तो ये सब दब गए जीव जंतु और पेड़ पौधे, है ना। तो कार्बोनिफेरस में कोयला का निर्माण स्टार्ट हुआ। तो कार्बोनिफेरस में ही कोयला लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उस समय बनना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद और क्या क्या पढ़े थे, जुरैसिक पढ़े थे, उसमें डायनासोर। क्रिटेशियस पढ़े थे, उसमें दक्कन का पठार, है कि नहीं। और फिर उसके बाद टर्सरी युग पढ़े थे हम लोग सीनोजोइक में। तो उसमें क्या क्या पढ़े थे, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, है ना। उसमें हिमालय, रॉकीज, एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ था। फिर नियोजोइक एरा मतलब चतुर्था काल पढ़े थे, उसमें प्लिस्टोसिन और होलोसिन पढ़े थे। उसमें प्लिस्टोसिन में क्या बना था, उत्तर भारत का मैदान, और होलोसिन में क्या बना था, होमोसेपियंस बना था। यहाँ तक कोई दिक्कत था, कोई परेशानी नहीं था ना। तो ये इसको याद रखना है ना, कौन से साल में क्या क्या चीज बना था और कौन से युग में क्या क्या बना था, इसको पूरा दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो कोयला क्या है, सबसे पहले तो ऊर्जा का प्रमुख संसाधन है, ऊर्जा का प्रमुख संसाधन है। निर्माण कब स्टार्ट हुआ था, कार्बोनिफेरस युग में, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है क्या, अंतर्निहित धूप, अंतर्निहित धूप बोला जाता है इसको, ठीक है। क्यों, ये जलता है तो देखिएगा अंदर में लाल लाल दिखते रहता है ना, इसीलिए इसको अंतर्निहित धूप बोलते हैं। 98% कोयला हम लोगों को कहाँ से मिलता है, गोंडवाना लैंड से मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टान से मिलता है, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टान से भारत में आपका 98% कोयला यहीं से मिलता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा उत्पादक राज्यों में कौन कौन से हैं, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये तीनों सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक राज्यों में है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, इसे काला सोना भी बोला जाता है, कोयला को काला सोना के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। अब देखिए कोयले का निर्माण कब कब होता है,
जब कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे जमीन की गहराई में दब जाते हैं और उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पड़ता है, ठीक है। तो उसके अवशेष जो होते हैं ना, पेड़ पौधे और जीव जंतु के, तो उसमें रूपांतरण हो जाता है। और जो संपीड़न होता है, उसमें प्रेशर लगता है, उसी के कारण कोयला में परिवर्तित हो जाता है वो जीवाश्म, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आप लोगों का, काला सोना कहलाएगा। टोटल हम लोग 4 टाइप के कोयला देखेंगे। पहला कोयला है एंथ्रेसाइट, अगला है लिग्नाइट, फिर है क्या, बिटुमिनस, और फिर अगला है पीट। ठीक है, पीट कोयला। तो इसमें क्वालिटी के हिसाब से देखें तो एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट कोयला है, ठीक है, और पीट सबसे घटिया कोयला है, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा हमें कितना देखने को मिलेगा, 80 to 90% इसमें हमें कार्बन की मात्रा देखने को मिलेगा, कार्बन का प्रतिशत, ठीक है, 80 to 90%, ठीक। लिग्नाइट में कितना मिलेगा, 65 से 80% तक मिलेगा, ठीक है। बीटू, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया ना, एक सेकेंड। लिग्नाइट तीसरे नंबर पे आता है, हाँ सर। बिटुमिनस दूसरे नंबर पर आता है, ठीक। ठीक है। तो ये आप लोगों को 65 to 80% देता है इसमें, ये 40 to 60% रहता है, और इसमें 40% से कम रहता है, 40% से कम। वैसी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, सिडेराइट पढ़ते हैं, उसी टाइप का ये भी है, ठीक है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। चलिए, इसका कलर क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसका कलर एकदम उच्च क्वालिटी का रहता है। ये क्या कलर में मिलेगा आपको, काला दिखेगा पूरा, काला कलर में, ठीक है, पूरा। और ये भी काला रहेगा बिटुमिनस, लेकिन इसमें थोड़ा सा चमक रहता है, चमक मिलेगा, ठीक है। चमकीला काला लिख लीजिए इसका, चमकीला काला। और लिग्नाइट आप लोगों का क्या कलर का रहेगा, भूरा कलर का रहेगा, ठीक है। और ये ग्रे धूसर कलर का रहेगा, पीट जो रहेगा वो धूसर कलर का रहेगा, ठीक है। इसमें नमी की मात्रा एकदम कम रहेगा, ठीक है। नमी इसमें जो बचा वो नमी है, तो इसमें 5 से 10% आपको नमी देखने को मिलेगा, इसमें 10 से 20% तक मिलेगा, इसमें अप टू 30% तक नमी देखने को मिलेगा, और इसमें 30% से ज्यादा नमी देखने को मिलेगा। तो नमी ज्यादा होगा तो कोयला का क्या होगा, उसका उसमें मान उतना ही कम होगा, ठीक है ना। तो देखिए, जब भी कोयला बनने का शुरुआत होता है, तो यहीं से शुरुआत होता है। सबसे पहले वो पीट बनेगा, पीट कोयला, है ना। फिर उसके बाद वो लिग्नाइट में कन्वर्ट होता है, फिर बिटुमिनस में कन्वर्ट होता है, फिर एंथ्रेसाइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो बनने के क्रम में उल्टा है, पीट अब रद्दी कोयला है तो उसमें नमी पड़ा हुआ है, तो वो नमी धीरे धीरे निकलेगा, तो वो क्या बन जाएगा, लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रेसाइट बनता है, ठीक है। तो बनने के क्रम में पीट सबसे पहले आएगा, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला ये है बिटुमिनस, ठीक है। तो बिटुमिनस में लिख लीजिए, भारत में सबसे ज्यादा उपयोग होता है ये, भारत में सर्वाधिक उपयोग, ठीक है। मुख्य रूप से किसमें उपयोग होता है, वाणिज्यिक उपयोग ही होता है इसका, वाणिज्यिक उपयोग होता है इसका, उद्योग धंधों में, ठीक है। चलिए, और ये सबसे बेकार क्वालिटी, इसमें प्रदूषण कम होता है ना, एंथ्रेसाइट में प्रदूषण कम होता है, प्रदूषण कम होता है। और पीठ में प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है, प्रदूषण ज्यादा होता है पीठ कोयला में। चलिए, अब प्रमुख खान देख लेते हैं कोयले का, कौन कौन सा है प्रमुख खान। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है कोयला, उत्पादक राज्य में कोरबा, है कि नहीं है। कोरबा के बाद कोरिया में भी होता है, ठीक है। और रायगढ़ में भी उत्पादन हो रहा है कोयला का। तो ये सब छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है। उसके बाद लिखिए झारखंड, झारखंड में धनबाद, धनबाद, झरिया, बोकारो, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में लिखेंगे सिंगरौली, यहाँ पे कोयला उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में लिखेंगे रानीगंज, यहाँ हम लोग को कोयला देखने को मिलेगा।
और तमिलनाडु में लिखिए नवेली। नवेली। ठीक है, तो ये सब जगह याद रखिएगा। अच्छा, सर उड़ीसा उड़ीसा। बच गया ना। हाँ, उड़ीसा में लिख लीजिए तालचेर। उड़ीसा में तालचेर। ठीक है, तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये तीनों आगे पीछे होते रहते हैं ना 1 2 3 में, लेकिन उत्पादन और भंडारण में कोयला के यही तीनों सबसे टॉप में है। ठीक। अगला लिखिए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में लिखिएगा, इसे भी क्या कहा जाता है? काला सोना इसको भी बोला जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम को भी काला सोना बोल देते हैं। ठीक। देखिए, ये पेट्रोलियम क्या होता है? मुख्य रूप से ये कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है ना, कच्चा तेल। इसी को हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग प्रभाजी आसवन करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टेम्परेचर से इससे अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, सबसे कम टेम्परेचर पे कुछ मिलेगा, फिर उससे थोड़ा ऊपर टेम्परेचर करेंगे तो अलग चीज मिलेगा, उससे ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तो अलग चीज मिलेगा। तो इससे एक कच्चा ऑयल से हमें बहुत सारी चीजों की प्राप्ति होती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, ठीक है ना, गैसोलीन। ठीक है, एयरक्राफ्ट के लिए आपका जो ईंधन यूज होता है वो, फिर जो आप लोगों का वैसलीन जो यूज होता है, मोबिल, ग्रीस, ये सब चीज आपको पेट्रोलियम पदार्थ से ही मिलेगा। ठीक है, इसी से मिट्टी का तेल। तो इसका इसको प्रोसेस कहाँ पे किया जाता है? कच्चा तेल को रिफाइनरी में किया जाता है, रिफाइनरी में। ठीक है, यहाँ रिफाइन किया जाता है क्या? अलग अलग तापमान पर, अलग अलग तापमान पे कच्चा तेल को रिफाइन किया जाता है ना। तो इसमें हमें क्या क्या प्रोडक्ट के रूप में मिलता है? तो सबसे पहले इसमें क्या मिलेगा? डीजल। ठीक है, पेट्रोल, मिट्टी तेल, एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल, एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल मिलेगा आप लोगों को। और क्या क्या मिलेगा? एलपीजी मिल जाएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। डामर मिलेगा, कोलतार मिलेगा, उसी को कोलतार को ही बोलते हैं, है ना। ठीक है, और क्या क्या? आ, इंजन ऑयल मिल जाएगा, ग्रीस मिलेगा आप लोगों को इसी से, ग्रीस। ठीक है, मोम वैक्स मिलेगा, मोम। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम किससे प्राप्त करते हैं? पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं, क्रूड ऑयल से। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे पहला पेट्रोलियम रिफाइनरी, मतलब पहला तेल कुआं कहाँ खुला था बताइए? डिगबोई में सर। डिगबोई। डिगबोई में असम। कब खुला था? असम। कब खुला था? डिगबोई। 1901 में, है ना, 1901 में। और वो कहाँ है? डिगबोई जगह कहाँ है? असम। असम। असम में है। हाँ, तो लिखिए प्रथम तेल कुआं कहाँ है? डिगबोई। डिगबोई ये है असम में। ठीक है, तो यहीं पे पहला रिफाइनरी भी खुलेगा। तो रिफाइनरी लिखिए, पहला यहीं पे खुला है 1901 में। ठीक है, कहाँ? असम के डिगबोई में ही। ठीक। और टॉप का देश कौन सा है पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन के लिए? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब है ना। और अगर भारत में देखें तो भारत में सबसे टॉप में कौन है? तो राजस्थान। और सेकंड में है गुजरात। ठीक है, मुंबई हाई का नाम सुने हो? मुंबई हाई। यस सर। जी। प्राकृतिक खनिज तेल। हाँ, तो ये वही, मतलब वो क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिए कहाँ कहाँ पे तेल क्षेत्र है भारत का। लिख लीजिए तेल क्षेत्र भारत में। तो महाराष्ट्र में है मुंबई हाई। मुंबई हाई, ये अरब सागर में है। ठीक है ना। यहीं से 60% जो आप लोगों का तेल का शोधन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? शोधन होता है 60%। दूसरा में लिख लीजिए गुजरात। गुजरात में कलोल, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर। ठीक है, और नौगांव, यहाँ पेट्रोलियम मिलता है। राजस्थान में बाड़मेर,
बाड़मेर में मिलता है। असम में लिख लीजिए सुरमा घाटी, सुरमा घाटी और डिगबोई और नहर कटिया, नहर कटिया, ठीक है, नहर कटिया। और एक डेल्टा को याद रखिएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है। इस डेल्टा में भी पर्याप्त हमको भंडार मिले हैं, ठीक है, पेट्रोलियम के। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अभी अभी लेटेस्ट खोज हुआ है, वहां पे भी पेट्रोलियम का भंडार मिला है अभी, ठीक है। लेकिन उसको भी लिख लीजिए, सर डिगबोई का अंडमान तो द्वीप, बंद हो गया शायद। अंडमान द्वीप। डिगबोई का बंद हो गया है? हाँ सर। बंद हो गया होगा, है ना, उसका मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन वो तेल क्षेत्र था, ठीक है, उसको याद रखिए। पहला पूछेगा आप लोगों को कि डिगबोई में पहला रिफाइनरी ही पूछेगा आप लोगों को। अभी वहां पे होगा ना, लेकिन अभी अब कुछ कारणों से बंद हो गया होगा, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन वहां पे पेट्रोलियम तो मिलता है, ठीक है, मिलता था, तो उसको नाम को याद रखेंगे अगर सही जोड़ी मिलाओ या किसी चीज में आ गया तो। बाकी वो बंद हो गया है, मेरे को आइडिया नहीं है इस चीज का। सर बरौनी में चलिए, भी है ना कुछ? देखिए बहुत सारे जगह में होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं लिखवाया हूँ, ठीक है ना। ये बरौनी तो कभी पूछा है नहीं, पूछा होगा एग्जाम में आज तक, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो ये सब इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र का पूछेगा, ओके सर। गुजरात का पूछेगा, राजस्थान का पूछेगा, असम को इसलिए पूछेगा क्योंकि वहां पे पहला था इसलिए। वही मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिसको आप लोगों को खुद से भी करना होगा, है ना। तो वो सब चीजों को आप लोग होगा तो उसको साइड में एक शॉर्ट नोट्स टाइप का, जैसे इस टाइप का जगह छूटा है तो वहां पे आप लोग बना सकते हैं वो चीज को, है ना, और उसमें एड ऑन कर सकते हैं। चलिए अगला लिखिए एलपीजी। एलपीजी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? द्रवीकृत, ठीक है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ये भी क्या है, एक तरीके का पेट्रोलियम उत्पाद ही है ना। ये क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद है। इसका यूज किसमें किया जाता है? घरों में भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए। और इसका मुख्य घटक क्या होता है? इसका मुख्य घटक क्या होता है? पढ़े होगे मीथेन, केमिस्ट्री में। इथेन। मीथेन नहीं होता है, मीथेन तो उसका होता है, क्या होता है, मीथेन और प्राकृतिक गैस का प्रोपेन होता है होता ना। हाँ, और ये ब्यूटेन और प्रोपेन होता है इसका मुख्य घटक, ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। जो गोबर गैस आप लोग पढ़ते हैं ना, उसका होता है, ठीक है ना, गोबर गैस का मीथेन होता है। चलिए अगला उसी को लिख लीजिए, गोबर गैस करके, गोबर गैस, ठीक है। ये जैविक पदार्थों से बनता है ना, जैविक पदार्थों से निर्मित। और इसका मुख्य घटक के रूप में मीथेन, मीथेन को लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो भारत का पहला रिफाइनरी याद रखना, डिगबोई तेल रिफाइनरी असम में है। वो किसके अंडर में था? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना, आईओएल के अंडर में था वो, ठीक है। वो जो कि अब बंद हो चुका होगा, है ना, आप चालू है बोल रहे सर, हो तो चालू बंद। है सर, चालू है। हाँ, बरौनी जो बोल रहे हो वो बिहार में है आप लोगों का, वैसे बहुत सारा है, जामनगर गुजरात में है, ठीक है, कोच्चि केरल में है, और महाराष्ट्र में मुंबई हाई है, पारादीप में उड़ीसा है, हल्दिया में है। तो जितने भी आपके पोर्ट वाले जगह रहते हैं और जो समुद्र के किनारे वाले जगह रहते हैं, वहां वहां पे मैक्सिमम जगह में आप लोगों का पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्रीज मिलता है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों का खनिज संसाधन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से तो कुछ ज्यादा और बचा जैसे नहीं लग सर रहा है मेरे को। इथेनॉल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ना। आजकल जो उसमें फ्यूल में मिलाते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट लग रहा है। हाँ हाँ, तो अभी एथेनॉल के बारे में जो वो आया है ना, क्या बोलते हैं, उसका परसेंटेज बढ़ाने के लिए आ गया है, ठीक है ना। एक तरह से देखिए ये क्या होता है, एथिल अल्कोहल जो होता है ना, उसी को कन्वर्ट करके आप लोग मतलब एथेनॉल बनाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, ये
एक तरह से क्या बोलना चाहिए, चावल, मक्का, गन्ना, इन सब चीजों को मतलब यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, है ना। किण्वन होता है ना, जो किण्वन केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, तो उसका किण्वन से हमें एथेनॉल का प्राप्ति होता है। और जो एथेनॉल होता है, अभी देखिए पेट्रोलियम के लिए कितना दिक्कत हो रहा है। अभी हार्मोज जो है, हार्मोज की खाड़ी बंद हो गया था, तो उस चक्कर में पेट्रोलियम पदार्थ हम लोगों को मतलब उतना डिलीवर नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण पेट्रोल डीजल के रेट लगातार हाइक हो रहे थे। तो हमारे यहाँ क्या है, उत्पादन तो चावल कृषि के लिए हम लोग मतलब फेमस है पूरा भारत का। लगभग कितना 60 to 70% जनसंख्या कृषि पे निर्भर है। तो यहाँ पे उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में होता है सबका, चावल, गेहूं, गन्ना, ये सब चीजें। तो उसी को किण्वन करके क्या बनाया जाता है आप लोगों का, एथेनॉल बनाया जाता है। एथेनॉल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एथिल एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको भी, थोड़ा मोड़ा लिखेंगे तो, सर एथिल इसका एल्कोहल। हस्क यूज होता है कि चावल मक्का का वो जो अनाज है? क्या चीज का? सर इसको बनाने में शायद हस्क यूज होता है उसका। नहीं, हर्ष का यूज भी होता है, और चावल को भी मुख्य रूप से यूज करते हैं। चावल को, अभी जितना भी आपका अनाज है उन सब चीजों का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, उसके हस्क को यूज करेंगे वो तो अलग मैटर है, चलिए उसको भी कर देते होंगे, लेकिन मुख्य रूप से अनाज का उपयोग किया जाता है। चावल इतना सारा हम लोगों के भारत छत्तीसगढ़ में उपार्जन होता था मंडी के द्वारा, तो उसका क्या है, पूरा हम लोग उसको कंजप्शन नहीं कर पाते थे, गवर्नमेंट पूरा कंजप्शन नहीं कर पाती थी। इसीलिए कांकेर में, कोंडा गांव में, इस जगह में क्या बोला, प्रोसेसिंग यूनिट बनाया, एथेनॉल एथेनॉल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो वो उससे बनता है, सब अनाजों से बनता है, हस्क से उसके नहीं बनता है। हस्क से तो मैं नहीं सुना हूं, मैं तो खाली उसी से सुना हूँ। अनाज से बनता है मुख्य रूप से, मक्का और चावल और गन्ना। क्यों? क्योंकि कबीरधाम में गन्ना फैक्ट्री है, सूरजपुर में गन्ना फैक्ट्री है, ठीक है ना। तो इन सब गन्ना फैक्ट्रियों में आप लोगों का एथेनॉल उत्पादन के लिए भी क्या है, मशीन लगे हुए हैं, है ना। तो इनके बारे में पता है, तो ये मुख्य रूप से नहीं यार, हस्क से तो नहीं होता है, अनाज से ही होता है। ठीक है, तो ये एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH होता है। ठीक है, क्लियर। इसको किससे बनाया जाता है, इसका किण्वन किया जाता है, किण्वन, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के द्वारा, अनाजों के फर्मेंटेशन के द्वारा आप लोगों को एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। ये कैसा होता है, एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, ज्वलनशील। ठीक है, इसका उष्मीय मान अच्छा होता है, उष्मीय मान अच्छा होता है, हाई होता है। ठीक है ना। और कैसा होता है, पेट्रोल की तरह ये रंगहीन होता है। ठीक है, ये रंगहीन होता है, इसमें कलर नहीं होता है कोई सा। ठीक है, और ये कैसा है, ये कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो अभी देखिए E20, E50, E80 चलता है, E20, E10, अभी E85 आने वाला है, इस टाइप का लॉन्चिंग हुआ है अभी। तो इसका मतलब क्या होता है, एथेनॉल 20, मतलब जहां पे आप लोगों का पेट्रोल 100% है, तो उसमें 80% आप लोगों का मुख्य रूप से पेट्रोल रहेगा, प्लस 20% क्या रहेगा, एथेनॉल रहेगा। E10 हो गया, तो E10 में 90% आप लोगों का पेट्रोल रहेगा, 10% एथेनॉल रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार अभी E85 बोला है ना, तो 15% पेट्रोल रहेगा और 85% आप लोगों को उसमें एथेनॉल देखने के लिए उपयोग होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये है आप लोगों का एथिल एल्कोहल, उसी को बोलते हैं एथेनॉल। लिख लीजिए, इथेनॉल बोलते हैं इसी को, इथेनॉल, इसी का नाम है। ठीक, सर इसका और बहुत सारा, हाँ इसका बहुत सारा उपयोग है, जैसे क्या बोलना चाहिए, इसको पेंटिंग वेंटिंग में भी यूज करते हैं। जैसे आप लोग पेंट करते हो, तो पेंट के समय में ब्रश को धोने के लिए यूज करते हो स्प्रीट, उसमें भी कुछ मात्रा में एथेनॉल रहता है। ठीक है ना। और इससे फायदे क्या क्या होंगे आप लोगों को एथेनॉल के यूज से? सर इसमें क्या क्या फायदा? जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो उसकी मात्रा कम लगेगी, तो हाँ, इससे। भारत जो है अपना निर्यात मतलब आयात जो करता है पेट्रोलियम पदार्थ, उसमें निर्भरता हम लोगों की कम हो जाएगी, है ना। और क्या होगा, ये तो अपने हाथ का है, जब भी खेती करो और एथेनॉल बनाओ, खेती करके एथेनॉल बनाओ, है ना। तो ये क्या है, अपने हाथ पे है, मतलब एक तरह से देखें तो इसको क्या बोल सकते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत बोल सकते हैं, है ना, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत।
नवीनीकरण बोल सकते हैं। ठीक है। और और क्या फायदा होगा इससे? इसका एक और यूज होता है, जान रहे हैं ना, इसको पेय पदार्थ के रूप में भी उपयोग किया जाता है। बियर वियर बनाते हैं, जो दारू वारू बनाते हैं, वो सब चीज में एथेनॉल का ही उपयोग होता है। ठीक, क्लियर? और कुछ बचा ऊर्जा संसाधन में? चलिए, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे बोलते हैं? तो पहली परंपरागत के बात। अंतर्गत सूर्य, वायु। हम्म वायु। वायु परंपरागत में नहीं आता, अब परंपरागत नहीं, वो गैर गैर परंपरागत परंपरागत, में आता है। परंपरागत परंपरागत में जो लकड़ी ये सब आता है। जो खत्म हो सकते हैं, है ना, जिसको पुनः ईंधन, प्राप्त करना लकड़ी, संभव कोयला। नहीं होता है। हाँ, जो आप लोग परंपरागत बोल रहे हो वो अनवीनीकृत है, जिसको हम लोग रिन्यूअल नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे गैस हो गया, बिजली हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया, आप लोगों का पेट्रोलियम हो गया, है ना, नेचुरल गैस हो गया, है ना, ये सब क्या है, आपके कोयला हो गया, ये सब परंपरागत में आते हैं। परंपरागत अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। और जो आप बोल रहे हो ना कि ये ज्वारीय ऊर्जा, वायु, जल, भूतापीय ऊर्जा, है ना, ये सब क्या है, गैर परंपरागत है। मतलब इसको हम लोग ट्रेडिशनली यूज नहीं करते हैं। ठीक है। जो ट्रेडिशनली यूज करते हैं उसको परंपरागत बोलते हैं। तो ट्रेडिशन में कौन सा है अभी? कोयला। कोयला। कोयला है। न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक है। आपका पीएनजी है, सीएनजी है, कोयला है, ये सब परंपरागत हैं जो अनवीनीकृत होते हैं। और गैर परंपरागत होते हैं वो नवीनीकृत होते हैं। ठीक है। जैसे उसमें सौर ऊर्जा, ज्वारीय ज्वारीय ऊर्जा, और जल ऊर्जा। ज्वारीय वायु। हाँ, वो जो पूगा घाटी लद्दाख पढ़ाया था, भूतापीय ऊर्जा। वैसे ही बलरामपुर में भी भूतापीय ऊर्जा के लिए एक इंडस्ट्री खोला जा रहा है ना। तो ये सब क्या है, आप लोगों का गैर परंपरागत स्रोत में आते हैं। ठीक है। और एक चीज बताइए तो, ऊर्जा ऊर्जा किसे बोलते हैं? ऊर्जा क्या है? केमिस्ट्री इसका की भाषा उपयोग, में बोलिए, फिजिक्स की भाषा में। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा ना से। तो हम्म उत्पन्न होती है ना ही समाप्त हो सकती है। ये कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोला क्षम जाता है ना। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोला जाता है। चलिए, कार्य होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कार्य इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए किए गए कार्य को, सॉरी, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयोग किए गए बल को बोलते हैं। ठीक है ना, कार्य। ठीक है। चलिए, और क्या बच गया? और कुछ इंपॉर्टेंट चीज बचा जिसको हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, लग रहे हैं, एनर्जी में। हम्म चलिए, हाँ, तो एक दो चीज और याद रख लीजिए। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर प्लांट है। ये क्या करता है? ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। किसके उपयोग से? कोयला के उपयोग से। ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, इसको याद रखना। ठीक, उसी प्रकार एक है आप लोगों का एनएचपीसी। एनएचपीसी मतलब ये ऊर्जा कोयला से थर्मल हीट के द्वारा निकालता है। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक है ना, मतलब ये जल से उत्पादन करता है। तो इसको लिखिए, सेम है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन। पावर कारपोरेशन। ठीक है। ये क्या करता है आप लोगों का? जलीय ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एनएचपीसी। तो इसका भी सेम है, दिल्ली में ही है इसका भी हेडक्वार्टर, और ये भी 1975 में ही बना था। ठीक है। जलीय ऊर्जा को। जलीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। और कोयला के लिए तो पता ही होगा, घाटी, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, ये सब प्रमुख है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधे।
तो चलिए इंडस्ट्रीज को भी शुरू कर देते हैं आज। इंडस्ट्रीज भी खत्म हो जाए। इंडस्ट्रीज में ज्यादा नहीं, खाली इंडस्ट्रियों के नाम को याद रखना। हो गया यहां तक खत्म। चलिए इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लिखिए। उद्योग। चलिए बताइए उद्योग किसे कहा जाता है, और ये किस प्रकार की गतिविधि है, कौन से क्षेत्र में आता है। अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र पढ़े हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो ये कौन से क्षेत्र में आता है। द्वितीयक। द्वितीय क्षेत्र में आता है। और कैसा प्रोसेस है ये, इंडस्ट्री किसको बोलेंगे। और जो रॉ हम्म मटेरियल होता है उसको यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करता है। यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक। मतलब इसको ऐसा भी नहीं बोल सकते जैसे प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल को उपयोग करके उसमें वैल्यू एडेड करता है, मूल्य वर्धन करता है, जो हमारे मतलब मनुष्य के डेली लाइफ में उपयोग होता है उसका, है ना। होता है ना। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए आप क्या देखेंगे, वही गेहूं ब्रेड वाला देखते हैं। गेहूं क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद है। उसको हम लोग आटा में बदलते हैं, फिर आटा को ब्रेड में बदल देते हैं, तो उसमें क्या हुआ, वैल्यू ऐड किए, मूल्य वर्धन किए, है ना। तो उद्योग एक ऐसी गतिविधि है जो प्राथमिक क्षेत्र या प्राकृतिक रूप से प्राप्त संसाधनों का प्रसंस्करण कर उसमें मूल्य वर्धन करता है, और जो जरूरत मतलब मूलभूत जरूरत को पूर्ण करता है मानव का, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उद्योग बोलेंगे, ठीक। तो इसको लिख लीजिए। एक ऐसी गतिविधि जो प्राथमिक, या तो लिखो प्राकृतिक संसाधन संसाधनों में प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन कर मूलभूत जरूरत की वस्तुओं का निर्माण करता है। क्या कहलाता है आप लोगों का, उद्योग कहलाता है, ठीक है। ये द्वितीय क्षेत्र का कार्य क्रियाकलाप है। द्वितीय क्षेत्र का क्रियाकलाप है, ठीक है। ये क्या करता है, किसी भी देश के आर्थिक विकास की दर को निर्धारित करता है ना। तो ये, सॉरी ऐसे लिखिए, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का परिचायक है। आर्थिक विकास दर का परिचायक है। जहां पे जितना ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगे, उद्योग धंधे होंगे, वह राज्य आर्थिक रूप से उतना ही विकसित होगा, ठीक है। चलिए ये द्वितीय क्षेत्र में है। जैसे कि गन्ना, गन्ना को लोगे, वो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का चीज है। फिर उसको फैक्ट्री में डालोगे, फिर चीनी या शक्कर बना लोगे, ठीक है, गुड़ बना लोगे। कपास, कपास प्राथमिक क्षेत्र का चीज है। उसको फैक्ट्री में डालोगे, क्या बन जाएगा, कपड़ा बन जाएगा आप लोगों का। तो ये सब आप लोगों का द्वितीय क्षेत्र का क्रियाकलाप है, जो कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। क्लियर। चलिए अब लिखिए उद्योगों के प्रकार। उद्योगों के प्रकार, ठीक। तो क्या क्या उद्योग देखते हैं हम लोग। पहला खनिज आधारित उद्योग देखते हैं। खनिज आधारित। दूसरा क्या, कृषि आधारित। और क्या देखेंगे, वन आधारित। तो चलिए बताइए खनिज आधारित में क्या मिलेगा देखने को आपको। स्टील उद्योग। हाँ, इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम उद्योग, है कि नहीं। ये सब आपका क्या आएगा, एल्यूमिनियम, है ना, इसलिए। अब कृषि आधारित में क्या आ जाएगा, कपड़ा उद्योग,
कपड़ा उद्योग आएगा आप लोगों का। और क्या आ जाएगा, चीनी उद्योग आ जाएगा इसी में, है ना। और क्या आ जाएगा, जूट उद्योग आ जाएगा इसी में। ये सब कृषि आधारित है। वन आधारित में क्या हो जाएगा, कागज उद्योग आ जाएगा। ठीक है, कागज के बाद रेशम उद्योग आ जाएगा, रेशम उद्योग। फर्नीचर। फर्नीचर आ जाएगा, शहद उद्योग आ जाएगा, है ना, शहद उद्योग। ठीक है, कत्था उद्योग आ जाएगा, जो कत्था निकालते हैं ना, खैरवार जनजाति के लोग, सरगुजा वुड प्रोजेक्ट करके सरगुजा में है ना, कत्था निर्माण के लिए। अब ऐसे उद्योग जिसमें खनिज और तकनीक दोनों चाहिए रहता है ना, तो उसको लिख लीजिए, खनिज प्लस तकनीक। खनिज और तकनीक दोनों की जरूरत होगी। वैसे में क्या हो जाएगा आप लोगों का, रेल यान, रेल यान उद्योग, है ना। और ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसमें खनिज और तकनीक दोनों चाहिए। और एरोप्लेन इंडस्ट्रीज, है ना, तो इसको लिख लो वायुयान उद्योग। इसमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए आप लोगों को और खनिज प्रोडक्ट भी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का उद्योगों के प्रकार हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर ये तो किसके आधार पर है, जो खनिज कृषि वन आधार पर है ना, ये रॉ मटेरियल के आधार पर है। अब हम लोग देखें ऑनरशिप के आधार पर, तो ऑनरशिप के आधार पर कितने प्रकार के देखेंगे हम लोग। एक पब्लिक सेक्टर जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, सरकारी। एक निजी सेक्टर जो क्या होता है, प्राइवेट होता है। और एक और सेक्टर है क्या, संयुक्त क्षेत्र, जो पीपीपी मॉडल पर होता है ना, क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब उसमें सरकारी क्षेत्र भी होता है और कुछ प्राइवेट क्षेत्र भी होता है। जो 1991 में एलपीजी लाया गया था भारत में, और मुख्य रूप से पीपीपी पे कार्य करने के लिए ही लाया गया था, है ना, मतलब प्राइवेट कंपनियों को भी सरकारी कंपनियों के साथ में सह संबंध बनाकर प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, जिससे देश का जीडीपी बढ़े। और एक प्रकार का इंडस्ट्री देखेंगे आप लोग, क्या, सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं ना, जो जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं, मतलब किसी से मतलब उसमें जनता की सेवा हो, बस उसमें जुड़े हुए लोगों का कल्याण हो, ये देखा जाता है सहकारी में। ठीक है, तो ये किस पे काम करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखिए, ऑनरशिप के आधार पर इंडस्ट्रीज, ऑनरशिप के आधार पर। तो ऑनरशिप के आधार पर सबसे पहले देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। मतलब क्या है, ये सरकारी कंपनी जितने भी हैं आपके, वो पब्लिक सेक्टर में आते हैं। ठीक है, इनका ऑनर कौन होता है, इसका स्वामित्व किसके पास रहता है, सरकार के पास होता है। स्वामित्व सरकार के पास होता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सरकार क्या चाहती है, रोजगार सृजन करना, है ना, जन कल्याण करना, और देश की जीडीपी को बढ़ाना। एग्जाम्पल के लिए कौन सा हो जाएगा, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, एनटीपीसी जो अभी पढ़े वो, एनएचपीसी जो पढ़े आप वो, ओएनजीसी। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हो गया ये। और जितने भी आप लोग महारत्न कंपनी देखते हो, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, ठीक है, ये सब आप किसमें आते हैं, आपके पब्लिक सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो इसका मेन मकसद क्या होता है पब्लिक सेक्टर का, जनता का कल्याण होता है, रोजगार होता है, देश का जीडीपी, और इसमें लाभ कमाना होता है ना, लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, सहकारी सेक्टर देखेंगे, कोऑपरेटिव, उसमें आप लोगों का लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, चलिए अब दूसरा लिखिए, निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र मीन्स प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में स्वामित्व किसके पास होगा, निजी कंपनियों के पास होगा, है ना, निजी व्यक्ति के पास, निजी व्यक्तियों के पास होगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, मुख्य उद्देश्य, लाभ इसको, कमाना। हाँ, लाभ कमाना, है ना, लाभ कमाना। इससे कोई मतलब नहीं है जन कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना,
लोगों का फायदा होगा कि नहीं होगा, देश का जीडीपी, ये सब चीजें मतलब नहीं है पर्सनल। ये क्या बोलना चाहिए, ये खुद के फायदे के लिए होता है ना, मतलब वैसे ही समझ लो। इसमें मेन उद्देश्य इसका प्रॉफिट कमाना होता है, लाभ कमाना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कौन कौन सा, रिलायंस, अडानी, टाटा, है ना, ये सब क्या है आपके निजी क्षेत्र के हैं। अब अगला लिखिए, तीसरा, संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र, ठीक है, तो जॉइंट ओनरशिप में सेक्टर। 3 ही है ना? हम्म। ओनरशिप के अंतर्गत 3 ही आएंगे ना? और भी आएंगे, बहुत सारे कंपनी आएंगे। रिलायंस, अडानी, टाटा हो गया आप लोगों का, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, ठीक है ना, हिंडाल्को, हिंडाल्को बोलता हूँ, ये स्टरलाइट कंपनी हो गया। ठीक है, बहुत सारे कंपनी आएंगे जिनमें भी देखिए कोई भी कंपनी रहता है उसमें 100% शेयर होता है, ठीक है। तो अगर उस शेयर में 51% किसी एक ऐसे कंपनी के पास आ जाता है जो निजी हो, तो वो क्या होता है, उसका पूरा अधिकार, डायरेक्टर जो है उसका, वो प्राइवेट हो जाता है, प्राइवेट व्यक्ति हो जाता है, तो वो सब किसमें आएंगे, आपके निजी क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये तीन ही होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है। आइडिया वाला हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप का ही है, आइडिया कंपनी है ना। और ये भारतीय एयरटेल वाला कंपनी हो गया, ठीक। सॉरी, तो ये सब आपके प्राइवेट कंपनी है। संयुक्त क्षेत्र में लिखिए अब, जॉइंट जॉइंट सेक्टर में, जहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, इसको लिखिए पीपीपी, मींस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जहां पे क्या होता है आप लोगों का, पब्लिक मतलब सार्वजनिक निजी समझौता, सार्वजनिक क्षेत्र प्लस निजी क्षेत्र, दोनों सहमति के साथ कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब इसमें स्वामित्व किसका होगा, दोनों का होगा। स्वामित्व में सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से कंपनी हो जाएंगे, मारुति, मारुति अल्टो सुने हैं ना, मारुति कंपनी, ये आपके उसी में है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। और क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL कंपनी सुने होंगे, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये भी आप लोगों का क्या है, संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है, ठीक है। चलिए अब अगला लिखिए, चौथा, तो जिंदल इसी में सहकारी आएगा? उद्योग। जिंदल नहीं, जिंदल प्राइवेट में आएगा, जिंदल प्राइवेट में आएगा, वो खुद का है, उसमें कोई गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए सहकारी क्षेत्र में लिखिए अगला, सहकारी क्षेत्र मतलब कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, मींस क्या, ये कौन से सिद्धांत पे कार्य करेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करेगा। ना इसको फायदा चाहिए ना इसको नुकसान चाहिए, इसको चाहिए कि जैसा चल रहा है वो चलता रहे, लोगों का जीवन यापन होता रहे, ठीक है। इसमें कौन कौन से कंपनीज आएंगे, अमूल, दूध पीता है इंडिया, अमूल एक सोसाइटी है ना, पता है, सहकारी सोसाइटी है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, गुजरात का। जितने भी चीनी उद्योग रहते हैं, जैसे सूरजपुर का चीनी उद्योग भी क्या है, एक सोसाइटी है, सहकारी उद्योग है, ठीक है। और कबीरधाम का भी जो चीनी उद्योग है वो भी क्या है आप लोगों का, एक सहकारी सोसाइटी है ना। तो जितने भी चीनी उद्योग रहते हैं, डेयरी उद्योग रहते हैं, ये सब सहकारी सोसाइटी होते हैं, ठीक है। इसमें लोगों का जीवन यापन होते रहना चाहिए। उसी प्रकार केरल में नारियल इंडस्ट्रीज है, वो भी सहकारी सोसाइटी है, केरल का कोकोनट इंडस्ट्रीज, ये तो नारियल उद्योग, ये भी किसमें आता है, आपके सहकारी उद्योग में आता है, ठीक है। चलिए एक चीज मेरे को बताइए,
सहकारी समितियों को कानूनी दर्जा कौन से अधिनियम में दिया गया था, पता है? सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है और सहकारी समितियों को मुख्य रूप से मतलब संवैधानिक दर्जा कौन से अधिनियम में दिया गया था? संविधान अधिकार देता है कि भारत के नागरिक सहकारी समितियां बना सकती हैं, ठीक है ना? कौन से संविधान संशोधन में? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में, ठीक है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इसको याद रखना, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगला देखिए, औद्योगिक नीति। क्या होता है औद्योगिक नीति? किसी भी राज्य के उद्योग धंधों को रेगुलेट करने के लिए, उनके संबंधी नियम कानून बनाने के लिए, वहां पे मजदूरों के, उनके जितने भी मजदूर हैं उन लोगों का कल्याण के लिए। और राज्य में अब इंडस्ट्री ऐसा है कि किसी भी प्रकार का इंडस्ट्री कोई भी तो नहीं खोल सकता। तो कुछ इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, सरकार के अधीन होते हैं, जिसको सरकार दूसरे को छूने नहीं देती, लाइक न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज है ना, परमाणु वाला हो गया, रक्षा संबंधी जितने भी उत्पाद है वो सरकार स्वयं करती है, ठीक है। जैसे सिक्योरिटी प्रेस मिल है, नोट वोट छापने संबंधी जितना भी पेपर बनाता है वो सरकार अपने अधीन रखा हुआ है। रेलवे सरकार अपने अधीन रखा हुआ है, डाक सेवा अपने अधीन रखा हुआ है कि नहीं? तो ऐसे जो चीजों को मतलब नीति निर्णय करती है, ठीक है। तो उद्योगों से संबंधित समय समय पर नीति नियमों का एक दस्तावेज बनाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? औद्योगिक नीति कहा जाता है, ठीक है। तो लिख लो, उद्योगों को संचालित करने हेतु समय समय पर बनाए जानी बनाए जाने वाले दस्तावेजों की श्रृंखला क्या कहलाता है? आपका औद्योगिक नीति कहलाता है, ठीक है। क्लियर? तो भारत में सबसे प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी, ये कई बार पूछ चुका है ना? तो याद रखना, भारत का सबसे पहला औद्योगिक नीति कब आया था? 1948। 1948। हाँ, किसके समय में आया था? इसको भी बताओ, उस समय कौन थे, उद्योग मंत्री कौन थे? जब 1948 पता है तो वो पता होगा, जब पहला वो बना था, मंत्रिमंडल बना था, तो उद्योग धंधों के लिए कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुखर्जी। इन्हीं के समय में आया था, ठीक है, पहला औद्योगिक नीति, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आया था वो 1956 में आया था, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, 1948 और 1956। एक उद्योगों से ही संबंधी एक आर्थिक नीति या आर्थिक सुधार का काल आया था, ठीक है। तो भारत में आर्थिक सुधार आर्थिक सुधार के लिए नीति आया था कब? 1991 में। इसको 1 याद में। रखना, इसको बोला जाता है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन मतलब, ग्लोबलाइजेशन मतलब, और प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या, बताइए? लिबरल मतलब उदारीकरण, उदारीकरण, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण, और प्राइवेटाइजेशन निजीकरण। मतलब निजीकरण, ठीक है। तो ये तीनों को एक साथ मिला के एलपीजी रिफॉर्म बोला जाता है, इसको एलपीजी रिफॉर्म या एलपीजी सुधार। मतलब उदारीकरण मतलब जो भी इंडस्ट्रीज बनाते थे उसके लिए पहले लाइसेंसिंग व्यवस्था और मतलब बहुत ज्यादा कठोर हुआ करता था, मतलब कोई भी आदमी ऐसी ही इंडस्ट्री नहीं खोल सकता था, उसमें उदारीकरण लाया गया, ठीक है। वैश्वीकरण, भारत एक बंद अर्थव्यवस्था था। भारत में जैसे देखिए 1991 के पहले ना आप लोग एयरटेल सुने होंगे ना आइडिया सुने होते, ठीक है। उस समय आप लोगों को सुनाई देता मात्र क्या, बीएसएनएल, ठीक है। उस समय आप लोगों को एचएमटी की ही घड़ी देखने को मिलता है ना।
आप ये जो आप लोग देखते नहीं है रोलैक्स का घड़ी और ये वो सब कुछ नहीं। उससे पहले ना आप लोग मर्सिडीज देख पाते, ना फिर आप लोग डुगाटी देख पाते, ना कुछ नहीं। आप उस समय क्या देखते, मात्र टाटा महिंद्रा और मारुति अल्टो। ठीक है। तो वैश्वीकरण मतलब विश्व के साथ हमारे व्यापार को खोल दिया गया। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाया गया। ठीक है। उसके बाद अगला निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, मतलब सारी कंपनियां सरकार के अधीन हुआ करती थी। ठीक है पहले। उसके बाद क्या किया गया, अब निजी कंपनियों को भी खोलने का अवसर दिया गया और सरकार के साथ समझौता किया गया है ना, मतलब ऐसी प्राइवेट कंपनियां को भी मतलब अपने साथ सम्मिलित किया गया। ठीक है। तो वो निजीकरण हुआ है ना। तो इसी समय उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की कॉन्सेप्ट आया था कब, 1991 में, है ना। इसी को एलपीजी रिफॉर्म बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे सारे इंडस्ट्रीज को। सबसे पहले स्टील इंडस्ट्रीज देखेंगे, उसके बाद आप लोग एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज देखेंगे, उसके बाद सूती वस्त्र का कारखाना देखेंगे, चीनी चीनी उद्योग देखेंगे, कागज उद्योग देखेंगे, सब देखेंगे। लेकिन आज के लिए क्लास यहीं पर रोकते हैं, कल देखेंगे सारे इंडस्ट्रीज को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? नो सर। ठीक, Yes, sir. औद्योगिक नीति क्लियर है। कंपनीज मतलब उद्योग क्या क्या प्रकार के होते हैं पता हो गया। निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है, जॉइंट सेक्टर क्या है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज क्या है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, ये क्लियर है। ठीक है, कितने कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, खनिज आधारित, कृषि आधारित, वन आधारित, क्लियर है। एनटीपीसी कब बना था, एनएचपीसी कब बना था, उद्योग किसे बोलते हैं। ठीक है। एथेनॉल, एथेनॉल गैस इंडस्ट्रीज, ये सब चीज यहाँ पे होता है आप लोगों का समाप्त। कल हम लोग खत्म कर देंगे उद्योग और धंधे। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच एवरीवन। टाटा, गुड बाय।